हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं 23 अप्रैल 2021 के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। दोस्तों, यह एनालिसिस बेस्ड होगा न्यूज़पेपर एडिटोरियल में यूज़ किए गए ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स पर। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को हम लोग एनालाइज करेंगे और उनको उपयोग करने का तरीका सीखेंगे। और जाहिर सी बात है, फिर उनसे हमारे लिए क्वेश्चंस जो होंगे कॉमन एरर के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, फिलर्स के, सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। और अभी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है एक नए बैच का इन्फॉर्मेशन जो 1 मई 2021 से स्टार्ट हो रहा है हमारे ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी पर। ठीक है, और इसमें इस एडिटोरियल बैच में आपको 2 एडिटोरियल एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस के साथ डेली मिलेगा, वीडियो और पीडीएफ भी, एनोटेटेड पीडीएफ। साथ ही साथ उनमें से एक एडिटोरियल पर बेस्ट इंग्लिश का कंप्लीट सेट मिलेगा। इस सेट में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज, क्लोज टेस्ट, पाराजंबल, सेंटेंस अरेंजमेंट, पाराजंबल सेंटेंस अरेंजमेंट तो एक ही है, कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। चाहे आप बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर एनडीए, सीडीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ज़रूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इस फी में बहुत मुश्किल है कि फिर कभी आपको ये मौका मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। और आप लोग बीच में से स्किप नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम बताने वाले हैं हमेशा की तरह। देखिए, हमारा जो हेडलाइन है आज का, ग्रीन एंड रॉ, एकदम ताज़ा और एकदम कच्चा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ऑन ट्रिब्यूलाइजेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस तो आप समझते हैं न्याय। ट्रिब्यूलाइजेशन क्या है? ट्रिब्यूलाइजेशन बना है ट्रिब्यूनल से। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल एक तरह का फोरम होता है या एक तरह का कोर्ट होता है जो कानूनी मामलों के फैसले के लिए बनाया जाता है। तो बोलिए सर, कोर्ट तो था, फिर ट्रिब्यूनल क्यों बनाया गया? बहुत सारे टेक्निकल मामले ऐसे होते हैं, टेक्निकल फील्ड के मामले ऐसे होते हैं जिनमें उस टेक्निकल फील्ड के एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तब टेक्निकल फील्ड के किसी एक्सपर्ट को लेकर के जजों का एक ज्यूरी लेकर के एक कोर्ट बनाया जाता है या फोरम बनाया जाता है, उसी को ट्रिब्यूनल कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी टेक्निकल इशू पर होने वाले केस मुकदमे का फैसला देना। क्लियर है? मोटा मोटी समझ गए? सेंटर शुड क्लैरिफाई। क्लैरिफाई करने का मतलब एक्सप्लेन करना, डिटेल से बताना किसी चीज को करने के पीछे का कारण। हाउ फार एक्सपीरियंस कैन बी ट्रीटेड एज एक्सपर्टीज फॉर ट्रिब्यूनल पोस्ट्स। केंद्र सरकार को यह बात एक्सप्लेन करना चाहिए कि एक्सपीरियंस को एक्सपर्टीज के तौर पर ट्रिब्यूनल पोस्ट्स के मैटर में कहां तक माना जा सकता है। मतलब अगर ट्रिब्यूनल में किसी आदमी को नियुक्त किया जा रहा है, किसी अधिकारी को नियुक्त किया जा रहा है, तो उसके पोस्ट पर जो उसने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, क्या उसको, उस एक्सपीरियंस को, उस आदमी का एक्सपर्टीज माना जा सकता है कि माना नहीं जा सकता है? यह बात केंद्र सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए, सबको बतानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स एज एडजुडिकेटरी बॉडीज। एडजुडिकेटरी मतलब न्यायिक मामलों पर फैसला देने वाला। आप इसको कह सकते हैं जुडिशियरी या जुडिशियल, जुडिशियरी या जुडिशियल बॉडीज। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स का स्थापना as adjudicatory bodies in specific fields is based on the idea that specialization and expertise are required to decide complex cases of a technical nature. बहुत सारे मुकदमे आते हैं जो टेक्निकल नेचर के मुकदमे होते हैं। ठीक है, अब जैसे मानते हैं कि किसी इंडस्ट्री वाले ने पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन किया, जाहिर सी बात है
कि एनवायरमेंटल एंड कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट होगा उस इंडस्ट्री ओनर पर केस करेगा, उस इंडस्ट्री हाउस पर केस करेगा। अब वो केस मामले, वो केस जो है अदालत में जाएगा, तो वो जब उसकी सुनवाई होगी तो बहुत सारे टेक्निकल दांव पेच आ जा सकते हैं, बहुत सारे मशीनों के बारे में, केमिकल्स के बारे में, उनके इफेक्ट के बारे में। तो टेक्निकल नेचर का ये कॉम्प्लेक्स केस हुआ कि नहीं। तो उनके बारे में फैसला सुनाने के लिए स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज की ज़रूरत होगी। मतलब उस फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोगों का जूरी में होना जरूरी होगा, पैनल में होना जरूरी होगा, उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों का पैनल में होना जरूरी होगा, ताकि दोनों पक्षों के, वादी और प्रतिवादी, दोनों पक्षों के बातों को अच्छे तरीके से वो सुन, समझ और मूल्यांकन कर सके। ठीक है। तो इसी आइडिया पर बेस्ड है ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट। ट्रिब्यूनल का स्थापना भी इसी आइडिया पर किया गया था कि बहुत से, है ना, कि ट्रिब्यूनल जो बनाया गया एडजुडिकेटरी बॉडी के रूप में, न्यायिक मामलों पर फैसला लेने वाले संगठन के रूप में ट्रिब्यूनल का स्थापना किया गया। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था कि बहुत सारे टेक्निकल नेचर के ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जिनमें फैसला देने के लिए स्पेशलाइज्ड लोगों की, एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है, जो उस फील्ड के बारे में बहुत ही ज़्यादा गहन जानकारी रखते हों, अनुभव रखते हों। क्लियर है, इसमें कुछ और कठिन वर्ड नहीं था। The tribunalization of justice is driven by the recognition। यहाँ recognition का मतलब आप समझ सकते हैं हिंदी में तथ्य, और अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं आप फैक्ट। The tribunalization of justice is driven by the fact। इस तथ्य से ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस का ट्रिब्यूनलाइजेशन कहां से निकल के आया, तो इस तथ्य से निकल के आया कि इट वुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा तो न्याय सस्ता हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव होने का मतलब कि बहुत कम खर्च में न्याय मिल पाएगा, एक्सेसिबल, सब लोग न्याय प्राप्त कर पाएंगे, एंड इट विल गिव स्कोप फॉर यूटिलाइजिंग एक्सपर्टीज इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स। और जो अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्टीज हैं उनको उपयोग करने का एक स्कोप बनेगा। ठीक है। सेंट्रल टू दिस स्कीम, ये देखिए बहुत अच्छा फ्रेज है, सेंट्रल टू समथिंग, मतलब इस स्कीम का मुख्य बात, इस योजना की मुख्य बात। इज द प्रिंसिपल, इस योजना का जो मुख्य बात है वो ये सिद्धांत है कि द एक्सपर्ट्स अपॉइंटेड टू दीज ट्रिब्यूनल्स शुड ब्रिंग इन स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इन ट्रिब्यूनल्स में जो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, वो मामलों में, केसेस में अपना स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस शामिल करेंगे। जाहिर सी बात है, तो फैसला बेहतर होने का चांसेस रहेगा। देखिए प्रिंसिपल का मतलब यहां पर होता है सिद्धांत, सिद्धांत, आप इसको थ्योरी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हैं, थ्योरी कह सकते हैं। ठीक है। एक और प्रिंसिपल होता है PRINCIPLE, PAL, प्रधान चार्य, प्रधानाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These criteria came under focus recently। अभी हाल ही फिलहाल में ये सब क्रिटेरिया ध्यान में सबके आया। क्रिटेरिया प्लूरल है, इसका सिंगुलर लिखना चाहेंगे तो क्रिटेरियन लिखना होगा। ON अंत में रहे किसी नाउन के तो उसको हटा के A लगाने से वो नाउन प्लूरल बन जाता है। क्रिटेरियन का मतलब होता है आधार। ठीक है। दीज क्रिटेरिया, ये सब जो आधार हैं, फोकस में आए हाल ही फिलहाल में जब द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर IAS ऑफिसर गिरिजा वैद्यनाथन एज एक्सपर्ट मेंबर इन द सदर्न बेंच ऑफ द NGT वाज चैलेंज्ड इन द मद्रास हाई कोर्ट। NGT में, NGT के सदर्न बेंच में एक्सपर्ट मेंबर के रूप में IAS गिरिजा वैद्यनाथन को नियुक्त किया गया। फॉर्मर IAS, भूतपूर्व IAS ऑफिसर गिरिजा वैद्यनाथन को नियुक्त किया गया, और उसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल दिया गया कि इसको कैसे नियुक्त किया गया, किस आधार पे, बताइए। तो जाहिर सी बात है, तो जो जो ये सब आधार था नियुक्त करने का, वो सब सबके फोकस में आ गया। इवन दो द कोर्ट इनिशियली मीन्स शुरुआत में,
ग्रांटेड एन इंटरिम स्टे ऑन हर अपॉइंटमेंट। शुरुआत में कोर्ट ने एक इंटरिम स्टे लगाया। इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम। यदि कोई चीज़ इंटरिम है तो फाइनल नहीं है, उसके बाद अभी और फाइनल फैसला आना बाकी है, तो अंतरिम स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया उनके अपॉइंटमेंट में। मतलब पूरी तरह से नहीं रोका, बोला अभी विचाराधीन है मामला। तो कोर्ट बोल रहा है विचाराधीन है, इसका मतलब है, इससे साबित होता है कि सी वॉज नॉट इन एलिजिबल, वह अयोग्य नहीं थी। इन एलिजिबल मतलब नॉट क्वालिफाइड, वह नॉट क्वालिफाइड नहीं थी, वह नॉट क्वालिफाइड नहीं थी मतलब क्वालिफाइड थी। गोइंग बाई मतलब अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया इन द एनजीटी एक्ट। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वो अयोग्य नहीं है। ठीक है, एनजीटी एक्ट में जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है उसके अनुसार कोर्ट ने फैसला दिया कि गिरिजा वैद्यनाथन का जो नियुक्ति हुआ है वो सही है, वो अयोग्य नहीं है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है। सी वॉज फाउंड टू हैव, देखिए फाउंड टू हैव फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बाय वर्च्यू ऑफ हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस of nearly 5 years in dealing with environmental matters. She was found to have fulfilled means it was found that she had fulfilled. ये पाया गया कि उसने पूरा कर दिया था, गिरिजा वैद्यनाथन ने, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को, मतलब क्वालिफिकेशंस को। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मतलब क्वालिफिकेशंस, मतलब एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता, रिक्वायरमेंट्स मतलब जरूरत। योग्यता का जितना भी कानून था, जितना भी नियम था, उसको उन्होंने फुलफिल किया था। ठीक है, किस चीज के द्वारा? बाय वर्च्यू ऑफ आर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, अपने प्रशासनिक सेवा में रहने के अनुभव के द्वारा। और वो अनुभव कितने साल का था? नियरली 5 ईयर्स, लगभग 5 साल का। नियरली मतलब अबाउट 5 साल का लगभग था। डीलिंग विद द एनवायरमेंटल मैटर्स, और उस 5 साल के सेवा के दौरान उन्होंने किस चीज से डील किया था? पर्यावरण संबंधित मामलों के साथ। आगे बढ़े। द एक्ट स्पेल्स आउट का मतलब डिस्क्राइब्स। ये जो एक्ट है, एनजीटी एक्ट, वो 2 तरह के क्राइटेरिया को डिस्क्राइब करता है। देखिए 2 काइंड्स ऑफ क्राइटेरिया, इसीलिए प्लूरल लिखा गया। पहला है वन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, एक तो है क्वालिफिकेशन की कहाँ तक पढ़े लिखे होने चाहिए, और दूसरा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस कितने दिनों का है। एंड अनदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन द फील्ड। ठीक है, मतलब पहला में 2 चीज आता है, क्वालिफिकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और दूसरा जो क्राइटेरिया है, दूसरा जो क्राइटेरियन है, उसमें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उस फील्ड का। एंड ए कैंडिडेट हैज टू फुलफिल ओनली वन ऑफ देम। मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझिएगा, हम क्लीन कर रहे हैं इसको, मीनिंग को फिर से लिख दे रहे हैं आपके लिए। डिस्क्राइब, ठीक है। इस एक्ट में 2 तरह का क्राइटेरिया है। एक तो है कि आपको क्वालिफिकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों रखना चाहिए, पहला क्राइटेरियन। दूसरा क्राइटेरियन में बोला गया कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड का। और कैंडिडेट को दोनों आधार क्राइटेरिया पूरा नहीं करना है, दोनों में से कोई एक क्राइटेरियन भी पूरा कर देगा तो वो एनजीटी एक्ट के हिसाब से इस तरह के ट्रिब्यूनल में अपॉइंटेड होने के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम ए मास्टर्स और ए डॉक्टरेट इन साइंस, फॉर द फर्स्ट, ये जो पहला है ना क्वालिफिकेशन वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज क्या उसका क्राइटेरिया है, तो कहा जा रहा है कि मास्टर्स होना चाहिए या डॉक्टरेट होना चाहिए साइंस में या इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, और 15 साल का एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोला गया ना, 15 साल का एक्सपीरियंस, ये पहला क्राइटेरिया है उसी फील्ड में जिस फील्ड में आपको नियुक्ति किया जा रहा है। मतलब जिस फील्ड के ट्रिब्यूनल में आपको नियुक्ति किया जा रहा है उस फील्ड में आपको 15 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ पढ़ाई क्या होनी चाहिए, या तो साइंस या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से मास्टर्स होना चाहिए, नहीं तो डॉक्टरेट होना चाहिए, पीएचडी। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 5 साल का इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट में नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, द फील्ड्स इंक्लूड, अब वो जो फील्ड है, कौन कौन सा फील्ड हो सकता है? पॉल्यूशन कंट्रोल में, या हैजर्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट में, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। 5 साल का आपको होना चाहिए।
ठीक है, वो 5 साल का जो एक्सपीरियंस सेकंड वाला क्राइटेरिया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस क्राइटेरियन इज शॉर्न ऑफ डिटेल। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरियन है उसमें डिटेल की कमी है, लैक। इज शॉर्न ऑफ मतलब लैक्स, उसमें कमी है डिटेल्स की, डिटेल्स नहीं है, मतलब अभाव है उसमें, पूरा डिटेल बताया नहीं गया है। जो देखिए पीछे चलिए वापस, आपको हम बताते हैं फिर से। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का जो बात बोला गया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में किस तरह के एक्सपीरियंस चाहिए ये डिटेल नहीं है। एंड मेयरली स्टिपुलेट्स 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, और सिर्फ इतना निर्धारित किया गया है। स्टिपुलेट का मतलब निर्धारित करना, हिंदी में पहले बता देते हैं, निर्धारित करना। स्टिपुलेट का मतलब निर्धारित करते हैं, तो आप फिक्स करते हैं, आप डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। 15 साल का एक्सपीरियंस, ऑफ विच 5 शुड हैव बीन इन डीलिंग विद एनवायरमेंटल मैटर्स। और 15 साल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है उसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए एनवायरमेंटल मैटर्स के साथ डील करने का। मतलब पर्यावरण संबंधित मामलों के साथ डील करने वाले पोस्ट पर अगर आप 15 साल के एक्सपीरियंस में से 5 साल इस पर दिखाते हैं तब आपका चुनाव होगा। इन आइदर द सेंटर और द स्टेट और एनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। या तो आप केंद्र सरकार के अंदर ही 5 साल का एक्सपीरियंस दिखा दीजिए पर्यावरण संबंधी मामलों वाला, या राज्य सरकार के अंदर, या किसी अति प्रतिष्ठित संस्थान से कि हम वहां पर 5 साल पर्यावरण संबंधी मामलों की देखरेख में नियुक्त रहे। इवन दो, हालांकि मिस वैद्यनाथन स्टिंट, स्टिंट मतलब रिजाइम, उनका जो काल रहा है पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, उनका जो पीरियड रहा है किस रूप में, सेक्रेटरी के रूप में एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में तमिलनाडु में, एंड चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। और वो स्टेट कंट्रोल बोर्ड चेन्नई तमिलनाडु में ही चेयरपर्सन भी रही हैं। टुगेदर इन दोनों को मिला करके अमाउंटेड टू 28 मंथ्स। अमाउंटेड टू मींस टू बी टोटल, टुगेदर बिकेम टोटल, टोटल हो गया कितना, ये मात्र 28 महीना, जबकि चाहिए कितना, 60 महीना। द कोर्ट एक्सेप्टेड द कंटेंशन, कंटेंशन मतलब काउंटर लॉजिक, काउंटर लॉजिक, दैट हर टेन्योर, टेन्योर भी इसी का सिनोनिम्स है, टेन्योर एज हेल्थ सेक्रेटरी शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो जब विपक्षी पार्टी ने, जिसने उनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था, उसने कहा कि भाई ये जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रही हैं, सही बात है ना, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट तमिलनाडु के में भी रही हैं वो सेक्रेटरी के पद पर, ये भी सही बात है। लेकिन दोनों मिला करके ये मात्र 5 साल का नहीं होता, 28 महीना का होता है, घट रहा 22 महीना, 60 साल चाहिए ना, 32 महीना घट रहा है। तब जो है कंटेंशन दिया गया मिस वैद्यनाथन के वकील के द्वारा कि सर वो दोनों गिन रहे हैं, ठीक है, और हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में काम किए वो वाला टाइम काहे नहीं गिन रहे हैं, उसको भी गिनिए। तो कोर्ट ने इस कंटेंशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में उनका जो टाइम था, टेन्योर था, उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए उनके एक्सपीरियंस के तौर पे। द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड राइली, बड़ा उपहास के अंदाज में कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट मैटर, यह बिल्कुल अलग मामला है, वेदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन द सेकेंड क्राइटेरियन शुड बी रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट टू द रियल एक्सपर्टीज इंडिकेटेड इन द क्लाउज ऑन क्वालिफिकेशन। ये जो ट्रिब्यूनल के अंदर नियुक्ति वाला जो क्लाउज है, उसमें जो क्वालिफिकेशन का क्लाउज है, उसमें जो रियल एक्सपर्टीज़ का मामला बोला गया कि रियल एक्सपर्टीज़ होना चाहिए 5 साल का, तो सॉरी एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 5 साल वाला, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसको जो है रियल एक्सपर्टीज़ के इक्विवेलेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल अलग मामला है। द कोर्ट हाईली डिक्लाइंड, राइटली डिक्लाइंड, डिक्लाइंड मतलब इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, तब आप इसके बराबर में बोल सकते हैं रिफ्यूज्ड, है ना। डिक्लाइन, डिक्लाइन तो हुई क्या, रिजेक्टेड, रूल्ड आउट, है ना। इनकार कर दिया क्या करने से,
इंटरफेयर करने से अपॉइंटमेंट के मामले में, इंटरफेयर के साथ विथ प्रीपोजिशन होता है, ध्यान रखिएगा। इंटरफेयर विथ समथिंग मतलब किसी चीज में इनकार करना, सॉरी हस्तक्षेप करना। इंटरफेयर विथ हिंदी में आता है लेकिन विथ लगाते हैं। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, है ना। तो कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया कि भाई अपॉइंटमेंट में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, एज द इक्विवेलेंस फाउंड इन द रूल्स फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कि जो जो आप रियल एक्सपर्टीज का बात बोला जा रहा है, तो उसके इक्विवेलेंट जितना भी चीज आएगा इस नियम के अंतर्गत, जितना भी इक्विवेलेंट चीज आएगा वो डोमेन ऑफ पार्लियामेंट है, संसद की कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। संसद के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो संसद फैसला करेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है उसको रियल एक्सपर्टीज के रूप में माने कि ना माने, वही निर्धारित करेगा संसद ही। एट ए टाइम when the need, relevance and composition of tribunals are under judicial scrutiny। यदि हम बोलते हैं किसी चीज को कि अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी है, मतलब न्यायिक जांच के दायरे में आता है, वो न्यायिक जांच के दायरे में आता है। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स का क्या जरूरत है, इसकी क्या तर्क संगतता है, मतलब कितना ट्रिब्यूनल्स बनाना कितना सही बात है। ठीक है, और इसकी रचना गठन कैसी होनी चाहिए, कंपोजिशन मतलब इसमें कौन कौन लोग शामिल किए जाने चाहिए, ये सब जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर आता है अभी के समय में। ठीक है, और इस दौरान जब ऐसा है कि अभी इसका जरूरत, इसका रेलेवेंस और इसका कंपोजिशन किसका, ट्रिब्यूनल का, जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर आया हुआ है, न्यायिक जांच के दायरे में आया हुआ है, और सेंटर इटसेल्फ हैज एबॉलिश्ड सम ऑफ देम, और केंद्र ने खुद ही इनमें से कुछ, मतलब कुछ ट्रिब्यूनल्स को समाप्त कर दिया। इट वुड बी सैल्यूटरी, या हितकारी होगा, सैल्यूटरी मतलब यूजफुल, बेनिफिशियल, या हितकारी होगा, इफ द गवर्नमेंट स्पेल्ड आउट, अगर सरकार बता दे, डिस्क्राइब कर दे, वर्णन कर दे, विथ क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ, एज द कोर्ट है सजेशन, जैसा कि कोर्ट ने सलाह दिया है, क्या एक्सप्लेन कर दे, क्या डिस्क्राइब कर दे, द एक्सटेंट टू विच ए ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्वमेंट इन एनवायरमेंटल मैटर्स कुड बी रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट टू एक्सपर्टीज। ये बात सजेस्ट किया है कोर्ट ने कि ये भाई डोमेन है पार्लियामेंट का। ठीक है, कि एक आईएएस ऑफिसर का जो एक्सपीरियंस है उसको आप रियल एक्सपर्टीज मानिएगा कि नहीं मानिएगा पर्यावरण के मामले में, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, कोर्ट डिसाइड करेगा, सॉरी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, उसको करने दो, इसलिए हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे कि अपॉइंटमेंट सही है कि गलत है। हाँ, लेकिन इसने सलाह दिया कोर्ट ने पार्लियामेंट को कि भैया जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस मामला में आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत फायदेमंद बात होगा। देखिएगा यहाँ पर हमने सारा मीनिंग लिख दिया है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, इट वुड बी सैल्यूटरी, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं इट वुड बी सैल्यूटरी, if the government is spelled out with clarity, if the government spelled out with clarity, बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छा चीज सीख जाएंगे, विथ क्लैरिटी। ठीक है, अभी जो बीच में था ना, एज द कोर्ट सजेस्टेड, देखिए कॉमा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कॉमा है, तो कॉमा के बीच वाला को छोड़ दीजिए। द एक्सटेंट टू विच ए ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्वमेंट इन एनवायरमेंटल मैटर कुड बी रिगार्डेड। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर से हम आपको डॉट 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 दे देते हैं, सेम सेंटेंस। अब हाईलाइट क्या करना है हमको कि इफ है, यहाँ पर V2 है, और यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1 है ना। तो ये जो है एक कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस हो गया कि नहीं, विजनरी कंडीशनल, कि अगर गवर्नमेंट जो है डिस्क्राइब कर दे क्लैरिटी के साथ, क्या डिस्क्राइब कर दे क्लैरिटी के साथ, कि किस हद तक एक ब्यूरोक्रेट का इन्वॉल्वमेंट इन एनवायरमेंटल मैटर्स पे इक्विवेलेंट होगा एक्सपर्टीज के। जैसे कहा गया ना कि ट्रिब्यूनल बनेगा तो जजों के अलावा उसमें एक एक्सपर्ट भी होंगे, जो जिस फील्ड का
ट्रिब्यूनल बनेगा, जिस मामले का निपटारा करने के लिए ट्रिब्यूनल बनेगा, उस ट्रिब्यूनल में उस फील्ड के एक एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। तो एक आईएएस को किसी फील्ड के एक्सपर्ट के रूप में शामिल करना किस हद तक सही है, ये एक्सप्लेन करे कौन? पार्लियामेंट एक्सप्लेन करे, सरकार एक्सप्लेन करे, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तभी यह हितकारी होगा। आगे बढ़े। हाँ, इट शुड ऑल्सो शो greater urgency in implementing earlier Supreme Court directions to constitute a National Tribunal Commission to supervise the appointment and functioning of tribunals। ठीक है, इट मतलब यहाँ पर द गवर्नमेंट, इट मतलब द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इसमें अर्जेंसी दिखानी चाहिए और ज़्यादा जल्दबाजी और ज़्यादा अर्जेंट तौर पे इसको लेना चाहिए इस बात को इम्प्लीमेंट करने पर। इम्प्लीमेंट करने का मतलब लागू करना। जब सरकार जो है ईमानदार है तो उसको इस बात को लागू करने में अर्जेंसी दिखानी चाहिए, मतलब इसमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले डायरेक्शन दिया था, निर्देश, कि एक ऐसा कंस्टिट्यूट कीजिए नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, ठीक है, जो सुपरवाइज करेगा। सुपरवाइज करने का मतलब जांच करेगा, किस चीज़ को? कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं उसमें अपॉइंटमेंट और फंक्शनिंग सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो है ख़त्म हो गया आज के एडिटोरियल का मामला। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड्स थे नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारा यूज़फुल चीज़ आपको जानकारी मिला। और इसी तरह के और क्लासेस के लिए रेगुलर और सिंसियर तैयारी के लिए विथ प्रैक्टिस, सेट प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द एडिटोरियल, जो एसबीआई पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए, क्लर्क के लिए और अच्छे ग्रेड के एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है आप इस बैच को ज्वाइन करें जो 1 मई से स्टार्ट होने जा रहा है माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पे। फ़ी तो बहुत रीजनेबल है और कंटेंट्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगा हो एडिटोरियल एनालिसिस तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप यूट्यूब चैनल सोनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर पहली बार आएँ तो चैनल को विजिट करें और आपके लिए उपयोगी चीज़ें मिलती हैं, अगर मुझे विश्वास है कि मिलेंगी, अगर मिलती हैं, आपको लगता है कि उपयोगी है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप एक भी अपडेट और नोटिफिकेशन से वंचित न रह जाएं। धन्यवाद।